आप सभी लोगों का स्वागत है बीपीएससी टीआरई 4.0 की इस विशेष श्रृंखला के अंदर में, जिसमें आप लोगों की तैयारी केवल सिलेक्शन के लिए नहीं बल्कि रैंक के लिए भी कराई जा रही है। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, उन सभी का टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में स्वागत है। चलिए जल्दी से हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में। और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं यहाँ पर मैं सबसे पहले उन सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर में एक ये चीज बनती है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे ही मैंने सेशन स्टार्ट किया है करीब जो है फ्रेंड्स 1000 लाइक्स आप लोग कर चुके हो। तो ये बच्चों का जो है फ्रेंड्स प्यार और ये जो सम्मान है, और टीचिंग परीक्षा की जो टीम है, ठीक है, उनकी जो रिसर्च वर्क है, जो उनकी मेहनत है, उसको जो आप रेसिप्रोकेट कर रहे हो ना, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को एक धन्यवाद देना तो बनता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने भी सेशन को शेयर कर दिया उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, सब जगह पे। और जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी से वो लोग भी सेशन को लाइक करते रहेंगे। ओके, चलिए। और थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों के जो है 7 लाख आज हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आपका, हमारा, हम सबका परिवार मिलकर 7 लाख क्रॉस कर चुका है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ठीक है, सब्सक्राइबर्स के मामले में पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 का 1 to 5 के अंदर में आया था आप लोगों का। ठीक है, 20 जुलाई 2024 को जो पेपर हुआ, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? अब आप बताइए भाई, ये मेरे बच्चों के लिए कोई कोई टफ क्वेश्चन था क्या, जिस बच्चों ने टीचिंग परीक्षा से पढ़ा है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, अरे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया छोड़ो, मैंने आप लोगों को कितनी सारी चीजें इनके बारे में बताई है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी को। ये याद रखना है आप लोगों ने, दादा भाई नौरोजी को। अब इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे मैं आप लोगों को करवा देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं यहाँ पर मैं जस्ट सेकंड एक बार कमेंट को भी मेरे तरफ में एक्टिवेट कर लेता हूँ, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स को भी और अच्छे से देख सकूँ, यहाँ पर मैं सामने में ही देख सकूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो जितने भी बच्चे जो आंसर्स कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता था। ये आप लोगों ने आंसर कर दिया, दादा भाई नौरोजी को। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि भाई ये फर्स्ट पर्सन थे। ठीक है, जो जो भी चीजें हमने पढ़ी थी उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। चलो ठीक है, आज कुछ तूफानी करते हैं सभी बच्चे। सबसे पहले एक बार दबा के शेयर मार दो यार, ठीक है, मजा आ जाना चाहिए आज। बिल्कुल, आज 7 लाख वाला दिन भी हमारा। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सबसे पहली चीज तो कि ये जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में मेंबर बनने वाले पहले भारतीय थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में। अब जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो टीचिंग परीक्षा के बच्चे, वो इसका आंसर कर पाएंगे कि कौन से ईयर में बने थे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के टीआरई 4.0 के कोर्स में जो ऑल बिहार क्वेश्चंस दिए हैं ना, उसके अंदर में एक टेस्ट भी आपकी, उसके टेस्ट के अंदर में हम लोगों ने आपको दिया हुआ है पूरा का पूरा कि ये ईयर था आप लोगों का 1892। कितने बच्चे हैं जिन्होंने वो टेस्ट दिए? भाई टीचिंग परीक्षा का जो आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो कोर्स है ना, वो इतना बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है आपको टॉपर बनाने के हिसाब से पूरा का पूरा। ठीक है, जो भी अभी तक नहीं जुड़े वो लोग जुड़ सकते हैं। आप लोगों को ये भी बताया गया उसके अंदर में कि भाई कौन सी पार्टी से लड़े थे ये। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। लिबरल पार्टी से लड़े थे भाई। कोई क्या ये क्वेश्चन नहीं बन सकता? लिबरल पार्टी से लड़े थे ये भी याद रखना है आप लोगों ने, लिबरल पार्टी से। ओके, अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी वाली कंस्टिट्यूएंसी से लड़े थे वो। ठीक है, तो फिन्सबरी सेंट्रल से लड़े थे। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कौन से क्षेत्र से लड़े थे, है ना? तो फिन्सबरी सेंट्रल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां से लड़े थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, फिन्सबरी सेंट्रल से। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ आप लोगों को मैं। ठीक है, आपको पता है इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इनको इसके साथ में, ठीक है, इंडियन ग्लैडस्टोन भी कहते थे। इंडियन ग्लैडस्टोन ग्लैडस्टोन भी इनको कहा जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ग्लैडस्टोन। क्यों? क्योंकि ग्लैडस्टोन जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे एक समय में। तो वो वहां के थे, तो उनसे कंपैरिजन करते हुए बोलते थे कि भाई जैसे हमारे यहाँ पर में ग्लैडस्टोन नाम का नेता है, वैसे यहाँ पर में भारत की तरफ से जो है ये दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, इस तरीके से ये बात होती थी। तो यहाँ इंडियन ग्लैडस्टोन भी इनको कहा जाता था। एक क्वेश्चन में हमने इतनी सारी चीजें सीख ली है। अब इसके ऊपर में बेस्ड में क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है, तो आप लोगों ने तैयार रहना है, ये सारी की सारी चीजें। ओके, तो बी रेडी फॉर दीज क्वेश्चंस। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ओके, और ऐसे ही अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को सारा का सारा, जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पांस उतना ज्यादा जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए करवाया जाता रहेगा। यहाँ पर में रास्त गोफ्तार नाम का अखबार भी इन्होंने ही निकाला था, बिल्कुल। ठीक है, रास्त गोफ्तार नाम का अखबार था इनका, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के लिए इसकी पूरी की पूरी रिवीजन करा दूं, तो एक बार मुझे बताइए, आप सभी लोग जितने लोग चाहते हैं, तो मैं एक काम करूंगा, इसकी पूरी की पूरी रिवीजन आप लोगों को भी करवा देता हूँ। ठीक है,
इसके ऊपर में बेस्ड रिवीजन क्वेश्चन, ठीक है, इसके ऊपर में बेस्ड रिवीजन क्वेश्चन। जितने लोग चाहते हैं हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे कमेंट के अंदर में। गुड। नाउ देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था, ये जो अभी अभी बताया आप लोगों को, लगातार जो है उसके ऊपर में क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी। बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बारदोली सत्याग्रह का ईयर आप लोग बताओगे मुझे, ईयर, ठीक है, ईयर बता दीजिए जल्दी से। ओके, इसके अलावा बारदोली नाम की जगह जो है वो कौन से स्टेट के अंदर में है ये भी बता दीजिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। और इसमें और क्या घटनाएं घटी थी वो सब भी बता सकते हो आप लोग मुझे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बारदोली सत्याग्रह जो है आप लोगों का ये हुआ था 1928 के अंदर में, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1928 के अंदर में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ये गुजरात के, आज का जो गुजरात का इलाका है ना, वहां पर में बारदोली नाम की जगह, वहां पर में ये घटना घटी थी। अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया था बारदोली के अंदर में। बारदोली के किसानों की उतनी आय नहीं थी, उनकी इनकम नहीं थी, उनको लग रहा था कि ये अनजस्ट है, अन्यायपूर्ण तरीके से जो टैक्स बढ़ा दिया गया है, और उसके खिलाफ उन्होंने, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन लोगों से कहा कि भाई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आखिरकार जो है फ्रेंड्स, जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने कमेटी बनाई और उन्होंने जो है किसानों की बात मान ली। और यहीं पर बारदोली की महिलाओं ने ही यहाँ पर में इनको सरदार की उपाधि दी थी और उसको फेमस किया था गांधी जी ने। तो गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने दी थी, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ओके, आयरन मैन, ठीक है, लौह पुरुष। अच्छा, इनका जो है हैप्पी वाला बर्थडे कब आता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। इंडियन बिस्मार्क भी इनको कहते हैं, जैसे बिस्मार्क था जिसने जर्मनी को एकीकृत किया था, वैसे ही इन्होंने भारत को एकीकृत किया था। आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनका हैप्पी वाला बर्थडे कब आता है फ्रेंड्स? तो ये याद रखेंगे आप लोग, अक्टूबर के अंदर में आता है। लेकिन अक्टूबर में कौन सी तारीख को? जिस दिन हम लोग जो है नेशनल यूनिटी डे भी मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं हम लोग, ओके। तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल यूनिटी डे के रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग इनके बर्थडे को। चलिए ना फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, आप लोगों ने कहा था कि सर करा दीजिए, चैलेंज एक्सेप्ट किया था आप लोगों ने। 7 मिनट के अंदर में 1400 बच्चे जुड़ चुके हैं। सेशन को एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, ताकि ऐसी एनर्जी के साथ में हम कर सके। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के लिए किस वर्ष चुना गया था? जल्दी से, केवल आप लोगों के पास में 10 सेकंड का समय, आंसर करना है आप बच्चों ने, हर किसी बच्चे ने। या थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, जितने भी लोग यहाँ पर में लिख रहे हैं। सब्सक्राइबर 7 लाख क्रॉस हो गए सर, बिल्कुल जी, कांग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को भी, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो 1892 के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये चुने गए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग लिख दीजिए। और ये आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 के पेड कोर्स के अंदर में ऑलरेडी आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया है मैंने, पूरी की पूरी। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है वो कर पाएगा। संसद में दादा भाई नौरोजी ने किस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था? ब्रिटिश संसद के अंदर में कौन सी पार्टी से जुड़े थे वो? लेबर पार्टी से, कंजर्वेटिव पार्टी से, लिबरल पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से? कौन सी पार्टी थी जिससे जुड़े थे? ये आंसर आप लोग कर देंगे जल्दी जल्दी से, फास्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहाँ पर मैं ब्रिटिश संसद में दादा भाई नौरोजी किस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक बार मैं देखना भी चाहूंगा कि कितने बच्चों ने यहाँ पर मैं आंसर सही किया है, ठीक है। 62% लोगों ने यहाँ पर, 67% अब हो चुका है यहाँ पर जिन्होंने आंसर सही किया है। कमेंट में भी आंसर्स लिखते जाएंगे आप सभी के सभी, ठीक है, कमेंट्स के अंदर में भी आंसर्स लिखते जाएंगे हर कोई बच्चा। लिबरल पार्टी के अंदर में जो है फ्रेंड्स उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। चलिए अब एक और क्वेश्चन आप लोगों का। हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर में लिबरल पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। जो जो सीखा है उसको रिवाइज करते जाते हैं, ठीक है। आप सभी लोग हाथ ऊपर कर देंगे अगर ये सही तरीका है तो, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर में जो वहां की ब्रिटेन की पार्लियामेंट का निचला सदन होता है, जैसे हमारे लोकसभा होती है वैसे हाउस ऑफ कॉमन्स होता है वहां पर में, ठीक है। तो उन्होंने 1892 के अंदर में उन्होंने यहाँ पर में चुनाव लड़ा था, लिबरल पार्टी से चुनाव लड़ा था, लिबरल पार्टी से, ठीक है। ये भी हम लोगों ने देख लिया। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कौन सी जो है वो जगह थी, जो निर्वाचन क्षेत्र था वहां से वो लड़ रहे थे, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिए जल्दी से, जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो इसका आंसर कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को तुरंत प्रभाव से सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आंसर जो हो जाएगा फिन्सबरी सेंट्रल से, ठीक है। फिन्सबरी सेंट्रल से जो है इन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत भी गए थे, और ये पहले भारतीय थे जो बने थे, ठीक है। ये भी याद रखना, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आपसे बन सकता है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने का महत्व क्या था? आप लोग बताइए। वह पहले भारतीय संसद सांसद थे, उन्होंने ब्रिटिश नीतियों के सुधारों की शुरुआत की, भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया, ठीक है। मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव।
तो देखिए आप लोगों का आंसर क्या होगा इसके अंदर में ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए फ्रेंड्स, वो पहले भारतीय एमपी थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद में ही हाईलाइटेड द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ब्रिटेन के द्वारा हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, उसको उन्होंने उजागर किया, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आप लोगों का कि ब्रिटेन के अंदर में, ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा भारत के अंदर में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो आर्थिक शोषण हो रहा था, उसको उजागर किया उन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर में, उसके खिलाफ उसके बारे में मुद्दे उठाए। तो आंसर इसका मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा। कितने लोगों ने मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर लगा दिया था? हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से। आंसर लगा दिया था मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है। चलिए, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का एक और क्वेश्चन है आप लोगों का इसी प्रकार का। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद के रूप में दादा भाई नौरोजी के योगदान का कौन सा वर्णन सही है? चलिए मेरे को ईयर बताएंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में, और जो बच्चा देख रहा है एक्टिविटी करते रहनी है आप लोगों ने। ईयर बताएंगे, ठीक है, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी बताओगे आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा था, और कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी उनकी, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कि निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, ये भी बता देंगे आप लोग जल्दी से। 1499 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, 1700 के करीब बच्चे देख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है फ्रेंड्स, भारत के अंदर में जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, ठीक है, उसका विरोध किया उन्होंने संसद में जाकर कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स भारत के अंदर में आर्थिक शोषण कर रहे हैं, आर्थिक नीतियों का उन्होंने वहां जाके विरोध किया भारत की तरफ से, ठीक है। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थेरी जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में उन्होंने रखी थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थेरी आप लोगों को पता है कि धन की निकासी का सिद्धांत, ओके, ये इन्होंने रखा। इन्होंने जो है फ्रेंड्स भारत के जो किसान थे, ठीक है, उनका जिस तरीके से शोषण किया जा रहा था, उनके मुद्दों को भी यहाँ पर में उन्होंने रखा। ओके, तो ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं फ्रेंड्स, ये उन्होंने वहां पर में रखे, और यहां पर में आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ दी अबो, ठीक है, डी। चलिए बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सर डी आंसर लगाया, डी आंसर लगाया, बहुत बढ़िया। ना फ्रेंड देखिए, वल्लभ भाई निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और सफल रहा था? ठीक है, खादी खेतीहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात के अंदर में, कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद में, बारदोली सत्याग्रह गुजरात के अंदर में। देखिए ये आपका बीपीएससी टीआरई 1 के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन था। आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बारदोली सत्याग्रह गुजरात का, ठीक है। मुझे बारदोली सत्याग्रह का ईयर आप लोग बताओगे मुझे जल्दी से, क्योंकि जो बच्चा, देखो मैं हमेशा मानता हूं कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अभी आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स इतने सारे बच्चों के इंटरव्यूज देखे होंगे, जिन बच्चों जो टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने जो है टॉप रैंक्स लेकर आए हैं एग्जाम के अंदर में, बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर में, ठीक है, टीआरई 1 2 3 सभी बच्चों को, जो जो बच्चे टीचिंग परीक्षा से पढ़े, मैंने इंटरव्यूज उनके साथ में कंडक्ट किया, आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे कई सारे इंटरव्यूज, ठीक है। उन सभी ने बताया कि सर जो आप कहते थे ना रिवीजन कर रहा हो, रिवीजन करो, तो हम लोग रिवीजन करते थे, आप कहते थे एक्टिविटी करो, हम एक्टिविटीज करते थे, ठीक है। वही बच्चे जो है आज देखिए टॉपर्स बन गए। तो वो प्रूवन टेक्निक है, ठीक है, वो बच्चे इस बात के गवाह है कि जो हम लोग कर रहे हैं जिस तरीके से, वो सही टेक्निक है। तो आप लोगों ने करना है, इसको अच्छे से देखना है। बच्चों ने कहा कि सर आज तक, अभी सिलेक्शन होने के बाद में भी सर अभी ऐसी हैबिट बनी हुई है कि सर आपका लेक्चर छोड़ना नहीं है, लेक्चर देखते रहना है, ठीक है। चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, बारदोली सत्याग्रह। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बताया गया? उन्होंने बोला कि ये पॉलिटिकल होरोस्कोप है भारत का, ठीक है। किसने कहा था भारत का पॉलिटिकल होरोस्कोप, भारत के संविधान को? ओके, प्रस्तावना को उन्होंने कहा कि ये भारत की कुंडली है, ये बता रहा है कि भारत का जो है राजनीतिक भविष्य क्या है। उन्होंने मतलब बेसिकली तारीफ की थी। तो के एम मुंशी, ठीक है, तो कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इन्होंने जो है राजनीतिक कुंडली बोला था प्रस्तावना को। ओके, राजनीतिक कुंडली, भारत की राजनीति की कुंडली है, इसके अंदर में पूरा भविष्य लिखा हुआ है भारत का कि भारत कैसा होगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और अवसर की क्षमता, पूरा उसके अंदर में लिखा हुआ है कि भारत का भविष्य क्या होने वाला है, कुंडली। तो के एम मुंशी ने कहा था, मुंशी जी ने बताया था, ये याद रख लेना है आप लोगों ने। ओके, कन्हैया लाल, ठीक है, माणिक लाल मुंशी, के एम मुंशी। के एम मुंशी के बारे में आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनके खिलाफ चुनाव किसने लड़ा था? डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का कि
भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव में कौन खड़ा हुआ था? ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलिए, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? के एम मुंशी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ये है के एम मुंशी। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों की जो है यहाँ पर में उन्होंने किस किस ने किसको क्या क्या कहा है। जैसे के एम मुंशी जी जो है उन्होंने पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है। अर्नेस्ट बार्कर जो थे उन्होंने की टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, संविधान की कुंजी कहा है। तो प्रियम्बल को, हमारी प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? ये कहा है अर्नेस्ट बार्कर ने। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। देखिए, टीचिंग परीक्षा आप लोगों को एक कदम आगे रख रहा है। ठीक है, इनके ऊपर में क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चारों में से किसी एक के ऊपर में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बना दिया जाए। कितने लोग रेडी है ये क्वेश्चन देखने के लिए? ठीक है, अभी हम लोग जो है कर लेते हैं यहाँ पर में जल्दी से। जैसे ही 2000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे हम लोग इसको भी देख लेंगे। 1628 हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से हर एक बच्चा अपना अपना योगदान दे देगा। ठीक है, ठाकुरदास भार्गव जो है उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है इसको। ठीक है, और एन ए पालकी वाला जो है उन्होंने संविधान का पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है इसको। ओके, तो ये चार क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पूछे जाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, अब देखिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों का एचएससी सीएचएसएल के अंदर में आया था 13 अक्टूबर 2020 को, ये क्वेश्चन आप लोगों का। ओके, जल्दी से बताइए, संविधान की प्रस्तावना को किसने, भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने बताया? अब देखिए, राजनीतिक कुंडली जो है ये किसने बताया था? तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी ने बताया था। ये क्वेश्चन 2020 में आ चुका है, 13 अक्टूबर 2020 को। टीचिंग परीक्षा की रिसर्च टीम आप देखिए यहाँ पर में। और यहाँ पर में आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों का टीआरई के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया, टीआरई के अंदर में, बीपीएससी टीआरई में। तो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, चाहे यूट्यूब हो चाहे पेड क्लास हो, पूरा वेल रिसर्च्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं फिर से बता दूं, की टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुंजी किसने कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा था संविधान का? एन ए पालकी वाला ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का देखिए एसएससी सिलेक्शन जो है आप लोगों का, जो 10वीं लेवल के ऊपर में जो एसएससी होती है ना, एसएससी की जो पोस्ट होती है 10th लेवल के ऊपर में निकलती है, उसके अंदर तक में क्वेश्चन आया था, पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने कहा था संविधान की कुंडली? तो के एम मुंशी ने कहा था। ठीक है, अर्नेस्ट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में, अर्नेस्ट जो बार्कर है उन्होंने कहा था फ्रेंड्स की टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कुंजी कहा था इसको, कुंजी चाबी कहा था। पालकी वाला जो है इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड कहा था, आइडेंटिटी कार्ड। और ठाकुरदास भार्गव जो थे उन्होंने कहा था, ठीक है, ये आप लोगों का क्या है? ठीक है, संविधान का क्या है? ये भार्गव जी ने क्या कहा था? सोल। ठीक है, मतलब आत्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। किस प्रख्यात विधिवेत्ता और संवैधानिक विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया था? ठीक है, ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यूपी पुलिस एसआई के अंदर में आ चुका है क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 2000 प्लस बच्चे हो चुके हैं। सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग। जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, तो संविधान का पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, अभी आप लोगों को देखिए पिछले लेक्चर में ही बताया, एन ए पालकी वाला जो थे उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड बताया था। तो एन ए पालकी वाला, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, जो अर्नेस्ट बार्कर थे उन्होंने क्या बताया था आप लोगों का? की टू कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। ठीक है, के एम मुंशी ने कुंडली बताया था, होरोस्कोप। ना निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया था? ठीक है, कि ये तो वकीलों का स्वर्ग है और लॉयर्स पैराडाइज, मतलब लॉयर लोगों ने बनाया है ये संविधान पूरा का पूरा। लॉयर्स, लॉयर क्योंकि ज्यादातर लोग लॉयर थे उसके अंदर में। ठीक है, बैरिस्टर, लॉयर, ये सारे लोग थे। और भाषा भी इस तरीके से इस्तेमाल की गई है हमारे संविधान के अंदर में, जैसे जो के लॉयर्स लोग इस्तेमाल करते वैसी। ठीक है, देखिए उस समय में जब ये संविधान बना ना हमारा, तो उस समय में जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम आइवर जेनिंग। ठीक है, तो विलियम आइवर जेनिंग, देखिए पूरा नाम था उनका विलियम विलियम आइवर जेनिंग्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा था कि भाई ये तो वकीलों के द्वारा बनाया गया है, वकीलों का स्वर्ग है ये, वकीलों ने अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिखा है इसको। क्योंकि आप संविधान की भाषा देखोगे तो उसमें वो वकालत वाली कितनी कठिन सी भाषा है, एकदम समझने में दिक्कत होती है ना। तो वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आइवोर जेनिंग्स इनको बोलते हैं, लेकिन उनका नाम पूरा नाम विलियम, ठीक है, आइवोर जेनिंग्स उनका पूरा नाम था। ठीक है, ये ब्रिटिश व्यक्ति थे, ब्रिटिश वकील थे, ये खुद भी एक वकील थे, एकेडमिशियन भी थे, एकेडमिक थे, मतलब पढ़ाते भी थे ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके,
देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का बीपीएससी टीआरई में आया, बट टीचिंग परीक्षा की टीम ने निकाल दिया है क्वेश्चन जी कि कहां पर में और आया था, DSSB जूनियर सेक्रेटरीट के अंदर में आया था। ठीक है, आप लोग देख सकते हो 6 अप्रैल 2022 को। वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? तो वकीलों का स्वर्ग जो है फ्रेंड्स ये कहा था विलियम आयोवर जेनिंग्स ने, वकीलों का स्वर्ग। तो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर में देख लिया है। 2100 के करीब बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में, 1765 लाइक्स हो चुके हैं। मैं जल्दी जल्दी से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी के सभी बच्चे जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक करते रहेंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। अगर कोई बच्चा बचा है चैनल को सब्सक्राइब करने का वो भी करते रहेंगे। आज 7 लाख प्लस बच्चों का परिवार जो है यहाँ पर में मेंबर्स का परिवार हो चुका है, आपका हमारा हम सबका परिवार टीचिंग परीक्षा। जल्दी से इसको 1 मिलियन करना है हमने। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा साल था जिस साल जो है फ्रेंड्स भारतीय जो राज्य थे उनको भाषा के आधार पर बांट दिया गया? वैसे भाषा के आधार पर बंटने वाला पहला राज्य जो था वो था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश बना था 1953 के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में मांग उठी कि भाई और भी बहुत सारे राज्य बनने चाहिए भाषा के आधार पर, मांग तेज हो गई तो एक कमेटी बनाई दी गई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में अगर आप लोग चाहते हो तो मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि इसके बारे में मैं आप लोगों को इसमें बता ही दूं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाकर कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये पूरी की पूरी चीज आप लोगों की। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स जब सबसे पहले मांग उठी, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले जब मांग उठी कि भाई संविधान के अंदर में हम लोगों ने ये डालना चाहिए कि भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे, तो 1948 में 1948 के अंदर में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था एस के धर कमेटी। एस के धर धर कमेटी। तो एस के धर कमेटी कब बनी थी? जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस के धर कमेटी कब बनी थी? ये चीज जांचने के लिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए कि नहीं। इन्होंने क्या कहा, भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए क्या? नहीं, इन्होंने मना कर दिया, नहीं बनने चाहिए। ठीक है, फिर 1950 के अंदर में फिर से एक कमेटी बनी 1950 में। इस कमेटी का नाम था जेवीपी, जेवीपी कमेटी। अब ये जेवीपी का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से समझना। जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, ये हमारे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और पत्ताभी सीतारमैया, पत्ताभी सीतारमैया, सीतारमैया। ये पत्ताभी सीतारमैया जो है वही है जो सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। मतलब देखो दुनिया कितनी खराब है ना, मतलब मैं भी उसमें आता हूँ। बेचारे जीते बाद में 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वो लोग भूल जाते, वो याद करते कि भाई कौन हारे थे। अब क्या करें, एग्जामिनर ही वैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए कोई नहीं भाई, तुम जीते भी थे पत्ता भी सीतारमैया, थोड़ी सी तारीफ भी कर देता हूँ, नहीं तो तुम बोलेंगे यार आने के बाद में ऊपर में क्या हो दानी सर, तुम ऊपर में जब आएंगे तब बताता हो करके। ठीक है, तो देखो भाई इनकी तारीफ भी कर देता हूं मैं थोड़ी सी। ये बाद में जीते भी थे। ठीक है, गांधी जी समर्थित उम्मीदवार थे 1939 के त्रिपुरी सेशन के अंदर में, मतलब गांधी जी का हाथ था इनके सर के ऊपर में। ठीक है, उसके बाद में ये 1948 के अंदर में जो है फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनते हैं। ठीक है, इनको ऑफिशियल जो है फ्रेंड्स राइटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार, क्योंकि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सेशन है उसके ऊपर में पुस्तक लिखी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है ओके, तो पत्ता भी सीतारामैया, यही याद रखना है आप लोगों ने। तो ये जो कमेटी थी इसने क्या किया, इसने क्या माना भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए? इन्होंने भी नहीं माना। ठीक है, फिर एक कमेटी बनाई गई फ्रेंड्स फाइनली। ठीक है, जब आंध्र प्रदेश की मांग बहुत हो गई ज्यादा, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। ठीक है, उसके अंदर में जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है ये बनाई गई थी 1953 के अंदर में। इसको फजल कमेटी भी कहा जाता है, फजल कमेटी, क्योंकि जस्टिस फजल जो थे वो उसके अध्यक्ष थे, तो फजल कमेटी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। ओके, तो 1953 में बनी थी। तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस वर्ष भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया? तो 1953 के अंदर में फजल कमेटी बनाई गई, फजल कमेटी। ठीक है, फजल कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन थी वो अपनी 1956 के अंदर में दी, और इसी के आधार पर 1957 के अंदर में, ठीक है 1957 के अंदर में जो है फ्रेंड्स क्या किया गया आप लोगों का, जो है पूरा का पूरा जितने भी हमारे राज्य थे, ठीक है उनको विभाजित कर दिया गया। कौन से एक्ट के तहत? ये किया गया 1956 के एक्ट के तहत।
ठीक है, तो पुनर्गठित करने का जो एक्ट था वो कौन से इसमें पास किया गया था आप लोगों का? 1956 के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो 1956 के अंदर में आपका जो है भाषा के आधार पर राज्यों को बांट दिया गया इस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। ठीक है, चलिए, तो धर कमेटी कब बनी थी, जेवीपी कमेटी कब बनी थी और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी कब बनी थी? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में दे दोगे। 1969 लाइक्स हो चुके हैं हम लोग जो है फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से। पोट्टी श्री राम लुलू की मृत्यु हो गई थी आंध्र प्रदेश बनाने के लिए 50, ठीक है, 8 डेज तक उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आपका। ओके, चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हु सपोर्टेड गांधी जी इन चंपारण सत्याग्रह इन 1917? देखिए फ्रेंड्स, ये बीपीएससी टीआरई के अंदर में 24/7/2024 को आया क्वेश्चन। ठीक है, 24/7/2023 मतलब ये जो री एग्जाम हुई थी ना उसके अंदर में। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत प्राउडली यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि भाई ये देखिए, ये वो स्लाइड थी जिसको हम लोगों ने किया था। ठीक है, ये वो स्लाइड थी जिस क्वेश्चन को हमने किया था, ये एक एग्जाम के अंदर में आया था आप लोगों के ओल्ड एग्जाम के अंदर में, उसको हमने किया था। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? सत्यनारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बिरसा मुंडा, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर मैं देख पा रहे हो। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन जो था आप लोगों का वो हमने किया था। मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ जो उस समय में हमने किया था, ये आप देख सकते हो, ये वो एनोटेशन है जो हम लोगों ने उस समय में किया था, मैंने लिखवाया था आप लोगों को। ठीक है, तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना फ्रेंड्स, जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर जो आपने पढ़ाया था वैसा ही क्वेश्चन है, एक्चुअली हम रिसर्च करते हैं पूरी की पूरी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं, सब कुछ। तो आप ये देखिए, उसी तरीके का क्वेश्चन बना आपका 24/7/2024 को, जिसके अंदर में बिरसा मुंडा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे। सत्यनारायण सिन्हा जो है फ्रेंड्स, ये भी नहीं थे जिन्होंने चंपारण के अंदर में गांधी जी को बुलाया था। वो थे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, ये सारे लोग थे, उन्होंने सपोर्ट किया। बुलाया तो था, ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने, लेकिन जो सपोर्ट किया था जिन लोगों ने, उसके अंदर में कौन कौन लोग थे? ठीक है, तो ब्रज किशोर प्रसाद थे आपके। ठीक है, ये आप देख भी सकते हो, यहाँ पर में हम लोगों ने इसको पूरा किया हुआ है। ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है, आचार्य कृपलानी, ठीक है, अब्दुल बारी, ऐसे जो लोग थे उन्होंने उन्होंने मदद की थी गांधी जी की चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान। ठीक है, चलिए, नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर में एक क्वेश्चन है आपका, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है उसके मेंबर्स कौन थे? अब यहाँ पर में क्या बात हो रही है, मेंबर्स कौन थे, ध्यान रखना है आप लोगों ने। ओके, मेंबर्स कौन थे ये बोला गया आप लोगों का, मेंबर्स कौन थे? अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं, आप इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, मैंने आप लोगों से कहा भी था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 1953 के अंदर में बना था, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फजल अली जो है इसके चेयरमैन थे। ठीक है, हृदय नारायण कुंजरू, HN कुंजरू भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। KM पानीकर जो है इसके सदस्य थे। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने करना है। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये TRE 3 के री एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, इन 1953? तो आप देख सकते हो फजल अली जो है ये तो चेयरमैन थे। ठीक है, चेयरमैन थे ये। ओके, KM पानीकर और हृदय नारायण कुंजरू, HN कुंजरू भी आ सकता है आप लोगों का, ये उसके सदस्य थे। यहां पर मैं आपसे मेंबर्स ही पूछा है। ठीक है, तो मेंबर्स जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, यहां पर में डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव, इस तरीके से। सर टीचिंग परीक्षा को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आप टीचिंग परीक्षा का भी जो वीडियो है ये देख रहे हो आप। ओके, ओके, ये आप मान लेते हैं आपका ये वीडियो चल रहा है, जस्ट जस्ट अ सेकंड। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए 7 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को फ्रेंड्स। ठीक है, इस वीडियो के नीचे में लिंक दी गई है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा नीचे में जाओगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट के अंदर में, यहाँ पर मैं आपको टू बाय BPSC TRE 4.0 कोर्स आपको दिख रहा है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे एक लिंक खुल जाती है आप लोगों की। इस लिंक के अंदर में आप देखोगे तो आप लोगों का सारे के सारे कोर्सेस है बीपीएससी का, PRT से लेकर जनरल स्टडीज 6 to 8 9 10 सब कुछ आपका। तो जितने जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो उतने जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो। PRT के उस पे कोर्स पे क्लिक करोगे, क्वालिटी कंटेंट है। ठीक है, आप लोगों ने 100-200 को ना देखते हुए अपने सिलेक्शन को देखना, कहीं उसके चक्कर में आपका सिलेक्शन ना छूट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर में आप लोगों ने क्या करना है, बाय नाउ के ऊपर में क्लिक करना है आप लोगों ने। ठीक है, जैसे ही जो नाम नंबर है वो सब आप डालोगे, यहाँ पर में बाय नाउ पे क्लिक करोगे और कोर्स आपके ऐड में ऐप में ऐड हो गया। बस सिंपल पेमेंट किया आपने, ऐड हो गया। इतनी आसान प्रक्रिया है। या फिर आप नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल भी कर सकते हो, कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, टीम आपकी मदद कर देंगी। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे, उनका नाम लिख दीजिए जल्दी से आप लोग।
देखिए ये वो स्लाइड थी जो मैंने पढ़ाया था। एच.एन. कुंजरू जो है फ्रेंड्स इसके सदस्य थे, के.एम. पानीकर भी सदस्य थे, और जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, ठीक है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के उस समय के फजल अली, ठीक है, उनको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इसका चेयरमैन बनाया गया था। तो फजल अली कमेटी भी इसको बोला जाता है। ये थे फजल अली, इन्होंने ही उसको किया था। 2 कमेटीज और इससे पहले बन चुकी थी। ये कमेटी बनी थी फजल अली कमेटी 1953 में, ठीक है। एच.एन. कुंजरू और के.एम. पानीकर उसके सदस्य थे। इस कमेटी के आधार पर 1956 के अंदर में राज्यों का बंटवारा किया गया, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, भाषाई आधार पर। उससे पहले जो धर कमेटी थी 1948 की, और जेवीपी कमेटी थी, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया था भाषाई आधार पर। बट फजल अली कमेटी ने इसको मान लिया कि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठित करने चाहिए, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आपका जल्दी से सभी लोग आंसर कर देंगे कमेंट के अंदर में, ठीक है। कुलदीप सर की भी क्लास है यहाँ पर, मैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कुलदीप सर बिल्कुल हमारे जो है वो तैयार जो है वो हो रहे हैं कुलदीप सर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग इसका भी आंसर कर देंगे। किसकी अध्यक्षता में की थी, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए, तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर आ गया। आप लोगों का आंसर जो है आप लोगों का फजल अली, ठीक है। फजल अली के अलावा 2 जो है यहाँ पर में आपके इनके जो सदस्य थे, ठीक है, उनके भी नाम आप लोगों को बता देने कि कौन कौन थे इनके सदस्य, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर में कुलदीप सर जो है वो तैयार हो चुके हैं आपके, ओके, हमारे सेशन के लिए। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जो है सेशन को लाइक करते रहेंगे, और इसके बाद में कुलदीप सर की क्लास है आप लोगों की बस थोड़ी देर के अंदर में, तो आप लोग तैयार रहिए, ओके। नाउ तो फजल अली कमेटी आपका हो गया। नाउ फ्रेंड्स वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? इनको जो है आप लोगों का कहा जाता था कि ये ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी। ये केबीसी में भी आया था सवाल। 2148 लाइक्स हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि इसी तरीके से आप लोगों को हर एक चीज में हम लोग आगे रख सके, ठीक है। चलिए, तो वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में जानी जाती है? अरुणा आसफ अली नाम था। जल्दी से बता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस बचे अभी आप लोगों के। अरुणा आसफ अली था इनका नाम, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इनके बारे में मैं अगर बताऊं फ्रेंड्स, तो 1942 के अंदर में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर में इन्होंने बहुत अच्छे से भागीदारी निभाई थी। इसी वजह से इनको हीरोइन भी कहा जाता है, हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट की नायिका किसको कहते हैं? नायिका, ठीक है, वो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है, इनको कहा जाता है अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो है किसको कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट अरुणा आसफ अली को। आजाद क्विट इंडिया मूवमेंट की हीरोइन, वो भी इन्हीं को कहा जाता है, अरुणा आसफ अली को। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। अरुणा आसफ अली के बारे में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो है अभी हाल ही में जो हमारे इससे पहले वाले जो वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू, उन्होंने भी कुछ चीजें कही थी, ठीक है, वो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स इन्होंने ही जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, एक वो उस समय यंग थी, हम अभी इनको ओल्ड ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो जवान थे ना वो, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कोई जवान जो है वो ओल्ड ही पैदा हुआ हो। तो अरुणा आसफ अली जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, 9 अगस्त को उन्होंने गोवालिया टैंक मैदान के ऊपर में झंडा फहराया था। ये क्वेश्चन केबीसी में भी आया था कि गोवालिया टैंक मैदान के ऊपर में झंडा किसने फहराया था? तो गोवालिया टैंक मैदान के ऊपर में झंडा जो है फ्रेंड्स ये फहराया था, ठीक है, अरुणा आसफ अली ने, क्योंकि बाकी सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था, बड़े बड़े जो नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। चलिए ना आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। क्वेश्चन चेंज कर देते हम लोग यहाँ पर में, अगर आप लोगों को आंसर दिख गया है तो। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको रेफरेंस भी दे दूंगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स, और ये आपको बता दूं कि जब ये क्वेश्चन आया था तो टीचिंग परीक्षा ने इसकी आंसर की आप लोगों को बताई थी। फीमेल शिफ्ट में आया था ये, बीपीएससी टीआरई 1 में। एंड आई प्राउडली से कि इसका आंसर जो है, बाकी बहुत सारे लोग अलग अलग गलत गलत बता रहे थे, टीचिंग परीक्षा था एकमात्र जो फॉर्मली स्टैंड था भाई इसके आंसर को लेकर, कि हम जो है प्रूफ के साथ बता रहे कि इसका आंसर क्या है। और आखिर में जब आंसर की आई तो बीपीएससी ने भी वही माना, ठीक है। तो ऑन विच डेट लिनलिथ गो ऑर्डर्ड टू फायर ऑन द मॉब ऑफ पटना एंड इट्स सराउंडिंग ड्यूरिंग द अगस्त रिवॉल्यूशन? देखिए अगस्त रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? वही है भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, ठीक है।
तो कुछ छात्र थे, करीब 6,000 छात्र थे जो पटना सेक्रेटरिएट के ऊपर में झंडा लेकर पहुंच गए कि झंडा फहराएंगे। उनको झंडा फहराने से रोका गया। क्यों रोका गया? इस बात के, इस आरोप के ऊपर में कि भाई अगर मान लो इनको झंडा फहराने दिया गया, ठीक है, तो क्या होगा कि ऐसा माना जाएगा, ये एक ऐसा परसेप्शन चला जाएगा कि ब्रिटिश जो हुकूमत है उनकी बेइज्जती हो गई है, ठीक है, उनकी प्रतिष्ठा को, उनकी शान को ठेस पहुंची है। तो ये बात मंजूर नहीं थी। तो उनके एक अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, जिनका नाम था W.G. आर्चर, ठीक है। तो W.G. आर्चर जो था, ठीक है, उसने क्या कर दिया था फ्रेंड्स, गोलियां चला दी थी, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि लिंदित ने पटना के उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, और W.G. आर्चर जो थे वो उसको कमांड कर रहे थे, उन्होंने इस आदेश को माना और उन्होंने गोलियां चलवा दी, ठीक है। जिसके अंदर में 7 जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके, 7 जो लोग थे हमारे, छात्र थे, वो शहीद हो गए थे, ठीक है। आज भी हम उनको शहीद मानते हैं क्योंकि उन्होंने आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। तो 11 अगस्त था वो, 11th अगस्त, ठीक है, 11th अगस्त, ठीक है, 1942 की बात है ये। तो यहाँ पर मैं कहीं पे भी दिया नहीं है, तो नन ऑफ दी अबो इसका आंसर था, ओके। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो जो है 11 अगस्त 1942 को पटना सेक्रेटरिएट, पटना सचिवालय जो था उस समय, वहां पर में पहुंचे। वहां पर में वो कांग्रेस का झंडा फहराना चाहते थे क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, लेकिन जो है वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनको आदेश मिल गया था कि भाई आप गोली चला दो, तो उन्होंने गोली चला दी, W.G. आर्चर जो थे उन्होंने। ओके, कौन थे कमांडर, ठीक है, जो है ये भी याद रखना है आप लोगों ने, उस समय के जिनके आदेश पर, और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे, उनके आदेश के ऊपर में गोली चला दी गई थी, क्योंकि उनके पास में लिलित गो का ऑर्डर मिल चुका था उनको कि चला दो गोली। 7 स्टूडेंट जो है फ्रेंड्स वहां पर में मारे गए थे। 7 स्टूडेंट के नाम अगर आपको जानने हैं तो आप लोग यहाँ पर में भी देख सकते हो, कौन सी क्लास में थे, ये भी आप लोगों को बाकायदा दिया है यहाँ पर में हमने, ठीक है। कौन से क्लास के स्टूडेंट थे, किसके ऊपर में गोलियां चलाई गई। और आज भी जो है फ्रेंड्स आप देखोगे कि इसके ऊपर में, मतलब पटना के अंदर में आपको 7 मार्टर्स मेमोरियल मिल जाएंगे आपको, 7 शहीद मेमोरियल। उसके ऊपर में उस स्मारक पे भी 11 तारीख लिखी हुई है, 11 अगस्त 1942, ठीक है। इसके अलावा जो है बिहार स्टेट आर्काइव, जो है ना डॉक्यूमेंट जहां रखे जाते हैं, ठीक है, तो बिहार स्टेट आर्काइव है पटना के अंदर में, वहां पर में है। इसके अलावा उस समय में कुछ न्यूज़पेपर थे, जैसे कि सर्च लाइट आपका न्यूज़पेपर था एक, उसके अंदर में ये खबर छपी थी। द स्टेट्समैन था, उसके अंदर में खबर छपी थी। उसके अंश अभी तक वो आर्काइव में रखे हुए हैं, तो उससे भी आप लोग वेरीफाई कर सकते थे। तो 11 अगस्त 1942, ठीक है। तो जो डेटा है बिल्कुल आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, ऑथेंटिक डेटा के साथ में आप लोगों को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ओके। चलिए, तो यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स आप लोगों के प्यारे से कुलदीप सर जो है वो भी तैयार हो चुके हैं, ठीक है। और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कुलदीप सर आपकी क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। और कमेंट करके जो है फ्रेंड्स आप लोगों को जो जो भी क्वेश्चंस मैंने आज पढ़ाए हैं वो आप लोग बता देंगे मुझे। उसके अलावा आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों से एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर में बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप बता दीजिए, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे धान का। और चलो, धान मतलब होता है आप लोगों का राइस, पैडी, या धान का मतलब होता है राइस, चावल। ये भी चलो हिंट दे देता हूं आप लोगों को। मुझे बता देना वीट का, वीट मतलब होता है गेहूं का। तो जो गेहूं है आपका, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर में होता है, ठीक है, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ये भी बता देंगे। दोनों कमेंट आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट करके। एग्जाम के क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं आगे में भी। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बिहार से रिलेटेड पूरा का पूरा एक सेशन दे दूं, एक डेडिकेटेड सेशन, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जरूर लेंगे। और जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या नीचे में लिंक दी गई है, उससे भी आप जुड़ सकते हो। टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर में आपको बहुत सारी चीजें जो है वो मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।